तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से थोड़ी देर में नए मंत्रियों की मुलाकात होने जा रही है। तो अब सभी मंत्री, जो जानकारी कुंदन सिंह भी दे रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने घर से सीधे जेपी नड्डा के घर जाएंगे, वहां मुलाकात होगी और कार्यभार संभालने का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार भी जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, आरसीपी सिंह देश के नए इस्पात मंत्री, नए स्टील मिनिस्टर, पर इकलौते जेडीयू से वो मंत्री बने। जेडीयू ने तो 2019 में मना कर दिया था एक मंत्री पद को। इस बारे में कुछ बोले हैं या सिर्फ जिम्मेदारियों के बारे में ही बोलने को तैयार है आरसीपी सिंह? संदीप जी, देखिए, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि पिछले बार एक का फार्मूला एक सिरे से उनके मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया, लेकिन इस बार उस पर मान गए। उन्होंने इस सवाल का जवाब परिस्थिति पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पिछले बार की परिस्थितियां कुछ और थी, इस बार की परिस्थितियां कुछ और है और परिस्थितियों के हिसाब से ये राजनीतिक निर्णय लिया गया है। दूसरा, जो बार बार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि ललन सिंह जो महत्वपूर्ण उनके कंटेंडर थे, प्रतियोगी थे, उनके बारे में भी उन्होंने एक राजनीतिक लाइन ली और उन्होंने कहा कि ललन सिंह मंत्री बने या वो खुद बने, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन संदीप जी, जो जानकारी मिल रही है पर्दे के पीछे की कहानी है कि ललन सिंह नाराज हैं और उन्हें मनाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से राजनीतिक हर्जाने के तौर पर पेशकश की गई है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर कहा गया है, लेकिन ललन सिंह ने यह कहकर खारिज कर दिया कि आरसीपी सिंह ने पूरे संगठन का बंटाधार कर दिया है, उनकी धार को कुंद कर दिया है और वो खराब संगठन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है, जब जेडीयू के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। फिलहाल आरसीपी सिंह अपने घर पर हैं। कुछ गिने चुने सांसदों से वो मुलाकात कर रहे हैं और मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया से जब वो रूबरू होंगे तो सवाल उनसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां, आखिर वो कौन सी वजह रही जिसकी वजह से जेडीयू ने इतना बड़ा राजनीतिक निर्णय लिया कि जिनके 16 लोकसभा के सांसद हैं और बदले में सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री मिला है। इस सवाल का शायद वो जवाब नहीं देने की कोशिश में है। हाँ, ये जरूर है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद वो कार्यभार ग्रहण करेंगे बतौर इस्पात मंत्री। पहली बार वो मंत्री बन रहे हैं और इसको लेकर ही वो ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, मुकाबले इस बात के कि कोई राजनीतिक सवालों के जवाब दिए जाए। सुकेश, जब फेरबदल होता है उसमें राजनीतिक संदेश भी जाता है और यहां पर यह गठबंधन धर्म निभाने का एक संदेश भी जा रहा था। ऐसे वक्त में जब शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, सबसे पुराने सहयोगी बीजेपी के, वो छिटक गए, तो जेडीयू का आना, और जैसे ऋषिकेश बता रहे हैं, ये तो आना शुभ संकेत होने के बजाय और सिर्फ फुटबॉल के संकेत देता घूम रहा है। नहीं, पार्टी के अंदर सिर्फ फुटबॉल होगी, लेकिन आप समझिए 2019 में 2020 वाली स्थिति नहीं थी। उन्होंने कहा ना परिस्थितियों वाली बात सही है। 2019 में वो बिग ब्रदर थे स्टेट में, उनके 71 एमएलए थे, कुछ एमएलए उन्होंने तोड़े थे। तो नीतीश कुमार उस टाइम बहुत ही एक स्ट्रांग मुख्यमंत्री के तौर पे थे, जो बिहार में उस गठबंधन को लीड करता है। आज भी वो गठबंधन को लीड कर रहे हैं, लेकिन वो तीसरे नंबर की पार्टी है वहां। वो एक कमजोर पार्टी के मुखिया के तौर पे मुख्यमंत्री हैं और अब शायद वो बार्गेनिंग पोजीशन उनकी नहीं रही। वही 16 सांसद हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने प्रोपोर्शन देखा था कि जिनके 5 सांसद हैं, 6 सांसद हैं, उनको भी एक कैबिनेट बर्थ, जिनके 16 सांसद हैं उनको भी एक कैबिनेट बर्थ। तो ये रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, इस प्रतिनिधित्व को नकार दिया। छोटे भाई के रोल में अब आती दिख रही है जेडीयू। लेकिन बड़ा सवाल जो है, अब बड़े सवाल पर आता हूं और प्रभाकर लगातार वो सवाल उठा भी रहे थे। सवाल ये है कि देखिए, चेहरा तो बदल गया, हालात अब बदलने की बड़ी चुनौती सामने है। अभी तक इस फेरबदल से पहले सवालों की बौछार तो हो रही थी, लेकिन वो मध्यम थी। क्या आने वाले दिनों में अब और तीखी होगी बौछार की? देखिए, आपको 12-12 मंत्री गिराने पड़ गए और गिराने वाले मंत्रियों में सोशल सेक्टर के मंत्री बहुत थे। स्वास्थ्य मंत्री का जाना, यानी कि कोरोना काल को आप ढंग से संभाल नहीं पाए, उनके सहयोगी का भी मंत्रालय बदल देना। उसके बाद रविशंकर प्रसाद हों या प्रकाश जावड़ेकर हों या थावरचंद गहलोत हों या सदानंद गौड़ा हों, ये सब ऐसे मंत्रालयों में मंत्री थे जो सोशल सेक्टर को केटर कर रहे थे। इकोनॉमी में भी दिक्कत है, वहां पर बदलाव नहीं किए गए हैं।
लेकिन अब इन बदलावों के चलते और लोगों पर भी और मंत्रालयों पर भी सवालों की बौछार बढ़ेगी आने वाले दिनों में। देखिए, ये मंत्रिमंडल का विस्तार उस वक्त हुआ है, आप ठीक कह रहे हैं संदीप, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन है, स्टैग्नेशन, जिसको हम बार-बार स्टैगफ्लेशन, मैं वही कहना चाह रहा था, स्टैगफ्लेशन है, रोजगार नहीं है, नौकरियां चली गई हैं, महंगाई चरम पे है, तो लोगों में गुस्सा है। अब ये देखिए ना, पेट्रोलियम मंत्री बदल दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हो गए, हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री हो गए, आज तेल के दाम फिर बढ़ गए। आम आदमी तो कहेगा भाई मंत्रालय बदलने से मेरे लिए क्या बदला, तेल के दाम तो बदस्तूर बढ़ रहे हैं। यही स्वर जब मुखर हो रहा था तो उसको एक डिफ्लेक्ट करने की भी कोशिश है, उसको उस एंगर को एक वेंट देने की भी जरूरत समझी नरेंद्र मोदी ने। नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री का बदलना, उन्होंने ये ताकत दिखाई है कि स्वास्थ्य मंत्री को बदल, उनको मालूम था कि स्वास्थ्य मंत्री बदला जाएगा तो सवाल उठेंगे कि इसका मतलब आप कन्फेस कर रहे हैं कि आपने ठीक से हैंडल नहीं किया। ये कन्फेशन है, ये मान रही है सरकार। ये कन्फेशन अपने आप में बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी आम जनता का गुस्सा जो है वो, देखिए, ये एक बड़ा स्मार्ट मूव होता है। जब बहुत गुस्से में होता है तो विपक्ष की भूमिका भी आप अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। आप लोगों का गुस्सा निकलने का एक मौका देते हैं, उसको वेंट आउट होने का एक मौका देते हैं, तो वो करने की कोशिश की है। सवाल अब धीरे धीरे उठेंगे, बढ़ेंगे, 22 से भी जुड़ेंगे, 23 से भी जुड़ेंगे। और ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है या बीजेपी है, ये एक इलेक्शन मशीन की तरह काम करती है संदीप। उनको मालूम है कि 22 का चुनाव हर जगह वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट अगर किसी की है, आप चाहे हिमाचल ले लें, चाहे आप उत्तराखंड ले लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लें, जहां जहां चुनाव है वो अधिकतर राज्य जो है वो बीजेपी के हैं। तो उस इनकम्बेंट गवर्नमेंट को फिर से सत्ता में लाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अगर किसी के कंधे पे है तो वो नरेंद्र मोदी के कंधे पे है। वो सीधा सीधा सवाल लेना चाहते हैं और उस सवाल को इस माध्यम से डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि अब हमने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। उनके दिमाग में एक बात है कि ये डिलीवरी मैकेनिज्म जो है, मैं बार बार कल से कह रहा हूं कि उस डिलीवरी मैकेनिज्म पे उनका बहुत जोर है। जिस तरीके से वो आम लोगों तक चीजों को पहुंचाने का, चाहे वो राशन हो, चाहे वो सीधे सीधे अकाउंट में पैसा हो, उसमें पिलफरेज ना हो, ये कैसे कौन करेगा एग्जीक्यूट, बड़े आराम से कैसे हो जाएगा, ताकि आम लोगों का वो जो आखिरी पैदान पे खड़ा हुआ आदमी है उसमें उस तरीके का गुस्सा न आए। उन्हें मालूम है, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि लोगों में लोग सवाल उठाने लगे हैं, लोगों में गुस्सा आने लगा है। वो उस एक्सटेंट तक नहीं पहुंचना चाहिए जो उनकी राजनीतिक सेहत को खराब कर दे। संजीव, वो जो सेफ्टी वॉल थियरी होती है ना, 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ तो सेफ्टी वॉल थियरी भी सामने आई कि जी उबाल है, गुस्सा है भारतीय लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, तो जी एक अंग्रेज ने ही कांग्रेस पार्टी को बनाने में अहम भूमिका निभा दी। ये सेफ्टी वॉल थी कि गुस्सा निकल जाए, सीटी बजे, थोड़ी गैस निकल जाए। तो ये सेफ्टी वॉल थियरी इस कैबिनेट फेरबदल में भी लागू हो रही है क्या, कि लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं निकल जाए? रमन, अगर आप इसका जवाब दें। देखिए संदीप, बिल्कुल सही कहा आपने, और सुकेश जी ने भी इसको एनालिसिस किया कि प्रधानमंत्री हमेशा चाहते रहे हैं जब से सरकार बनी 2014 से कि जो गरीब हैं उनके खाते में, उनके पास सीधे पैसा पहुंचे या सरकार की योजना पहुंचे। उस योजना के पहुंचने में देरी हो रही थी या कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, उसकी वजह कोरोना थी या दूसरी वजह थी, लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसा लगा कि जो सरकार के चेहरे मंत्रिमंडल या कैबिनेट ब्रीफिंग करते थे उनसे लोगों में एक चिढ़ पैदा हो रही है। जो यूपीए के वक्त भी आपने देखा था कि कपिल सिब्बल से लेकर कई ऐसे मंत्री जब सामने आते थे तो उनके बयान से, उनकी बातों से, उनके लॉजिक से भी वो चिढ़ आती थी। इसीलिए ये फैसला हुआ है कि ओवरऑल जो बड़े चेहरे हैं उनको ड्रॉप करके जो काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि लगातार सर्वेक्षण प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी किया गया कि मंत्री अपने मंत्रालय में किस तरीके से काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट वो लगातार मंगवाते रहते हैं और प्रेजेंटेशन लेते रहते हैं। ऐसे में जो परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं उनको जिम्मेदारी दी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी बनाया गया, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन ऐसे में ये बयान देना कि ये कांग्रेस की वजह से हुआ, ये भी किसी को हजम बात नहीं होती। इसीलिए इन तमाम बातों को सोचकर
एक नई जिम्मेदारी दी गई है, नए चेहरे को लाया गया है और रमेश पोखरियाल निशंक के हटाने के बाद शिक्षा विभाग में धर्मेंद्र प्रधान जैसे काबिल आदमी को लगाकर वो शिक्षा विभाग को भी पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रभाकर, यही सेफ्टी वॉल थियरी की भी मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाऊं। एक वो कहावत होती है अंग्रेजी में, मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। देखिए, जो ये मुश्किल दौर है, जो ये दिक्कत है, मंदी भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, 97% लोग कहते हैं हमारी आमदनी घटी है। ये आर्थिक मोर्चे पर बहुत दिक्कतें हैं, जेब की परेशानी है। सरकार कहती है जी हमारी आमदनी कम है, खर्च ज्यादा है, तो आम आदमी के साथ भी तो वही है। आम आदमी उससे उसका हल चाह रहा है। तो इस फेरबदल में सामाजिक पहलू, डिलीवरी मैकेनिज्म की तो बात हो गई, आर्थिक पहलू को एड्रेस करता दिखा है क्या ये फेरबदल? संदीप, अभी इस बात को एकदम सिरे से हाँ और ना कहना मुश्किल होगा। हाँ। लेकिन जो आपने कहा सेफ्टी वॉल थ्योरी, या जो सुकेश जी ने बातें जो कही, मैं अगर आम आदमी की भाषा में समझूं और समझाऊं कि जब किसी इलाके में कोई अप्रिय घटना घट जाती है, वारदात होती है, तो वहां के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। लोग मांग करते हैं कि यहाँ के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया जाए और उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री ये फैसला लेते हैं और वहां के जिलाधिकारी को और एसएसपी का तबादला कर दिया जाता है। जब लेकिन उस समय लोग ये मांग नहीं करते हैं कि जिसका तबादला किया जा रहा है उसकी जगह पर कौन आए। बेसिकली ये वही है कि जिन मंत्रियों से लोगों को चिढ़ थी, जिन मंत्रियों के प्रति लोगों के मन में गुस्सा था, या जो मंत्री सरकार का चेहरा बने हुए थे, जैसा रमन जी ने कहा, जो मंत्री सरकार का चेहरा बने हुए थे उन्हें हटाया गया। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने दो बात करी है। एक तो ये कि लोगों को ये विश्वास हुआ, ये भरोसा हुआ, उनके मन में एक बात जगी कि ये प्रधानमंत्री बाकियों से अलग हैं, वो आम जनता की बात सुनते हैं, आम जनता के गुस्से को समझते हैं। और दूसरी बात ये कि ये फेलियर थे, ये अच्छा निष्पादन नहीं कर रहे थे, ये मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे थे, देखो आपके कहने पर इन्हें हमने हटा दिया और दूसरे आए। और यहां पर प्रधानमंत्री का गया क्या, एक को हटाया और दूसरे को बना दिया। अब आप आते हो बड़े सवाल पर कि क्या महंगाई जो बढ़ रही है रुकेगी? क्या जो कोरोना के चलते जो बेरोजगारी है, जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, क्या उसके लिए उपाय होगा? तो इसके लिए अब सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास एक मौका मिल गया है। ये कूलिंग पीरियड टाइप का एक मौका मिल गया है कि आप इंतजार कीजिए, देखिए हमने मंत्रियों को बदला है, हमने प्रोफाइल पोर्टफोलियो बदला है, कुछ अच्छा होगा। ये संदेश देने की कोशिश है। 2-3-4 महीने का वक्त आप भी जानते हैं कि सियासत परसेप्शन का खेल होता है। तो ये सियासत परसेप्शन का खेल है। इस 3-4-5 महीना तो आसानी से निकल जाएगा और संदीप, तब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा और उसके बाद चीजें तमाम तरह की अलग पूर्वा पछुआ टाइप की चीजें बहेंगी और उसके बाद चीजें बदलेंगी। तो फिलहाल अगर मैं कहूं कि कोरोना की सेकेंड वेव से सरकार इस मंत्रिमंडलीय हेरफेर से निकलती हुई मुझे दिख रही है। लोगों को भी चलो बल्ले बल्ले हो गया कि सरकार ने सुन लिया, प्रधानमंत्री ने सुन लिया, लोगों का गुस्सा थोड़ा थोड़ा शांत भी हो गया कि चलो ये फला बहुत बोलता था, फला नकारा था, प्रधानमंत्री ने देखो हटा दिया। आप शाम से सुनना शुरू किए, कल शाम से लोगों ने कहना शुरू किया कि देखिए प्रधानमंत्री किसी की नाकामी को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो कितना भी सीनियर हो। तो इस तरह से करना क्या है, अपने वोटर्स को, अपने लोगों को एड्रेस करना था और वो एड्रेसिंग हो गया है। यही इस मंत्रिमंडलीय जो फेरबदल है उसका लबुलुआब है, जो मुझे बात समझ में आई। कमेंट देना चाहेंगे इसमें? क्या खेल ये भी है कि देखिए मोदी सरकार में मोदी सबसे बड़े फैक्टर हैं। सवालों की बौछार जो आने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी से भी अब सवाल पूछे जाने लगे, उससे पहले कि देखिए मैंने 12 मंत्री हटा दिए, ये मेरी पेस को मैच नहीं कर पा रहे थे। देखिए ये नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। नैरेटिव ही सेट करने की कोशिश है। हाँ। इसको बाय करना बड़ा मुश्किल है। ये अपने काडर के लिए आप नैरेटिव सेट कर सकते हैं कि पर्कोलेट तक करके ये बातें नीचे तक ले जाइए कि प्रधानमंत्री इज ऑन द टोज, ही इज वर्किंग, ही इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। वो उन्हें सब कुछ का ज्ञान है। तेल की कीमतें बढ़ रही थी, पेट्रोलियम मिनिस्टर को हटा दिया। कोविड में अच्छा काम नहीं हो रहा था, हेल्थ मिनिस्टर को हटा दिया। तो सरकार की तरफ से प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर थे, पेट्रोलियम मंत्री को तो अब शिक्षा मंत्री बना दिया। मैं वही कह रहा हूं। अब उसका खेल मंत्री को कानून मंत्री बना दिया। ये भी तो खेल हुआ है। नहीं, वो खेल तो सब कुछ हुआ है। हाँ।
ये बहुत सरलीकरण हो जाता है अगर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है। आप अपने कार्डर को ये बात कह सकते हैं, कार्डर उसको लेके नीचे जा सकता है, लेकिन क्या ये बात हजम होगी? क्या ये जज्ब कर लेंगे लोग? ये बात है। इस प्रधानमंत्री के बारे में, इस सरकार के बारे में एक कॉमन परसेप्शन है और वो वाइडली बिलीव्ड है कि ये प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो टोटल कंट्रोल में है। ये आम लोग भी, उनको मजा आता है कि अरे देखिए, नेताओं के प्रति आम लोगों में बड़ा गुस्सा होता है, गुस्सा रहता है, बिल्कुल। वो चाहे कितना भी अच्छा काम करे। हम लोगों के जाति संबंध भी बहुत लोगों से हैं जिनको बहुत दिनों से जानते हैं हम लोग, वो बहुत मेहनत करते हैं क्षेत्र में अपने काम पे, लेकिन आम लोगों को गुस्सा होता है। और हो क्यों ना, चुनते हम हैं। बिल्कुल, उनका गुस्सा होना हमारे दिए हुए पैसों से ही वो ठाट बाट से आलीशान बंगलों में रहते हैं सरकारी अमले के साथ। आम लोग इस बात से बड़े आम तौर पे खुश होते हैं कि ये प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने सबको टाइट करके रखा है, वो उसके पास सारा कंट्रोल है। तो आम लोगों में क्या ये विश्वास बहाली हो पाएगी कि टाइट कर दिया, टाइट कर दिया? हाँ। क्या मतलब ये विश्वास खत्म हो जाएगा? ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है आम लोगों की कि प्रधानमंत्री के हाथ में कमान है, कोई मंत्री होगा लेकिन कमान प्रधानमंत्री के हाथ में पर कमान तो हमेशा से प्रधानमंत्री के हाथ में बिल्कुल। थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या आप ये समझा पाएंगे लोगों को कि प्रधानमंत्री के हाथ में कमान थी, गड़बड़ हो रही थी, इसलिए किसी को फॉल गाई ढूंढ लिया। एक खतरा ये भी होता है कि आम लोगों में ये मैसेज जाए कि अच्छा खामखा उसको फॉल गाई बना रहे हैं, सब कुछ तो आप खुद करते हैं। एक खतरा ये भी होता है, विपक्ष इस बात की कोशिश करेगा कि ये नैरेटिव बिल्डिंग में कितनी सफल होती है। और अब ये कांटों का ताज है। अब शक्ल बदल गई, हालात बदलेंगे क्या? ये सवाल सबके जहन में कौंधता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।